हम क्लास 12 बायोलॉजी का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़ने वाले हैं। समझने का तरीका ये है कि मैं पहले वो चीज समझाऊंगी, फिर दिखाऊंगी कि एनसीईआरटी में वो लाइन कहाँ पे दे रखी है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ते हैं, तो समझते हैं कि न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहली बार डिस्कवर किसने किया था, वो भी कहाँ पे किया था। न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहली बार फ्रेडरिक मिशन ने डिस्कवर किया था, वो कहाँ पे, ह्यूमन के डब्ल्यूबीसी में। बट उस टाइम पे फ्रेडरिक मिशन ने इस न्यूक्लिक एसिड का नाम न्यूक्लिन दिए थे, ना कि न्यूक्लिक एसिड। फिर इनके फ्रेंड अल्टमान आए, अल्टमान जो है वो इसी न्यूक्लिन का नाम न्यूक्लिक एसिड रख दिए थे। ये एनसीईआरटी में 5.1.1 में दे रखा है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, कि सबसे पहली बार न्यूक्लिक एसिड को फ्रेडरिक मिशन ने डिस्कवर किया था, वो भी कब, 1869 में। बट उस टाइम पे उन्होंने इसका नाम न्यूक्लिन दिया था। हम ये साइंटिस्ट के नाम समझने से पहले हम समझते हैं कि ये न्यूक्लिक एसिड क्या है, फिर इसके बाद ये पूरी लाइन समझेंगे। ये न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। मतलब हम डीएनए एंड आरएनए को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड या फिर राइबोज न्यूक्लिक एसिड कह दो। ये न्यूक्लिक एसिड अब क्या होता है, ये न्यूक्लिक एसिड में जो होते हैं तीन कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज, सुगर, फॉस्फेट ग्रुप। मतलब डीएनए एंड आरएनए दोनों में ये तीनों कंपोनेंट होंगे, क्योंकि डीएनए एंड आरएनए को ही तो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब हम पहले नाइट्रोजनस बेस के बारे में समझ लेते हैं। नाइट्रोजनस बेस में भी दो कंपोनेंट होते हैं, प्यूरीन, पाइरिमिडीन। अब प्यूरीन में भी दो टाइप होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन। और पाइरिमिडीन में जो होते हैं वो तीन टाइप होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। जितने भी प्यूरीन होते हैं वो सारे मतलब डीएनए और आरएनए दोनों ही मिलते हैं। मतलब एडेनिन और ग्वानिन जो होते हैं डीएनए और आरएनए दोनों ही मिलते हैं। बट हमारा पाइरिमिडीन का जो है, पाइरिमिडीन में साइटोसिन भी जो होता है डीएनए और आरएनए दोनों ही मिलता है। बट यूरेसिल जो होता है सिर्फ आरएनए मिलता है, थाइमिन सिर्फ डीएनए मिलता है। इसको याद कैसे करें, यू से यूरेसिल, आर से आरएनए। अब ये एनसीईआरटी में 5.1.1 देखो कि यहाँ पे जो होता है, हमने क्या बोला, डीएनए और आरएनए को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीएनए एंड आरएनए में मतलब न्यूक्लिक एसिड में तीन कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज, सुगर, फॉस्फेट ग्रुप। फिर इसके बाद ये नाइट्रोजनस बेस का दो टाइप होता है, प्यूरीन, पाइरिमिडीन। प्यूरीन का भी दो टाइप होता है, एडेनिन, ग्वानिन। पाइरिमिडीन में तीन टाइप होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। साइटोसिन जो होता है वो सिर्फ डीएनए एंड आरएनए दोनों में मिलता है। बट थाइमिन जो होता है वनली डीएनए में प्रेजेंट होता है, यूरेसिल वनली आरएनए में प्रेजेंट होता है। मतलब आरएनए में थाइमिन के जगह पे यूरेसिल होता है। ये एनसीईआरटी में ये चीज देख, हमने न्यूक्लिक एसिड का एक कंपोनेंट नाइट्रोजनस बेस तो पढ़ लिया। अब हम पेंटोज सुगर के बारे में पढ़ते हैं। पेंटोज सुगर क्यों बोले, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड में जो सुगर होते हैं वो 5 कार्बन के होते हैं, इस वजह से इसको हम पेंटोज सुगर कहते हैं। पेंटोज सुगर के बारे में पढ़ते हैं। ये सुगर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, राइबोज सुगर, डीऑक्सी राइबोज सुगर। मतलब आरएनए में जो मिलता है सुगर उसको हम राइबोज सुगर कहते हैं, डीएनए में जो सुगर मिलता है उसको हम डीऑक्सी राइबोज सुगर कहते हैं। हमने जो नाइट्रोजनस बेस में प्यूरीन एंड पाइरिमिडीन पढ़ा है उसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्यूरीन का नाम देखो तो छोटा है, बट बोलते हैं ना छोटा पैक बड़ा धमाका। और पाइरिमिडीन का नाम बड़ा है बट ये छोटा छोटा है। मतलब स्ट्रक्चर में प्यूरीन जो होता है वो तुम्हें, वो 6 मेंबर रिंग तो होता ही है उसमें, प्लस उसमें एक 5 मेंबर रिंग होता है। बट पाइरिमिडीन में जो होता है ओनली 6 मेंबर रिंग होता है, एज अ बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर। इसमें सिर्फ 6 मेंबर रिंग होता है, इसमें 6 मेंबर रिंग प्लस 5 मेंबर रिंग दोनों होते हैं। प्यूरीन का नाम बोला छोटा है बट बड़ा धमाका है, तो इसमें नाइट्रोजन जो लगे हुए होते हैं, इसके सुगर के पोजीशन पे जो नाइट्रोजन लगे होते हैं वो 4 जगह लगे होते हैं। इसमें 1, 3, 7, 9 पोजीशन पे लगे होते हैं। एंड पाइरिमिडीन में जो होते हैं ओनली 1 एंड 3, पाइरिमिडीन में ओनली 1 एंड 3 पोजीशन पे लगे होते हैं। प्यूरीन में 1, 3, 7, 9 पोजीशन चारों पे लगे होते हैं। 1, 3, 7, 9 चारों पोजीशन पे प्यूरीन में नाइट्रोजन लगे होते हैं। बट पाइरिमिडीन में ओनली 1 एंड 3 पोजीशन पे लगे हुए होते हैं। अब हम सुगर समझते हैं। सुगर जो होते हैं वो तुम्हारे दो टाइप के होते हैं, राइबोज सुगर, डीऑक्सी राइबोज सुगर। आरएनए में जो मिलता है वो राइबोज सुगर होता है, डीएनए में जो मिलता है वो डीऑक्सी राइबोज सुगर होता है। हमने पेंटोज सुगर बोला था, पेंटोज इसलिए बोला क्योंकि न्यूक्लिक एसिड में जो सुगर होते हैं उसमें जो कार्बन होते हैं वो 5 कार्बन होते हैं, इस वजह से उसको हम पेंटोज सुगर कहते हैं। एंड हमारे का जो स्ट्रक्चर होता है वो दो टाइप का स्ट्रक्चर होता है, एक तो लीनियर और एक रिंग फॉर्म। लीनियर इस टाइप का होता है, रिंग फॉर्म इस टाइप का होता है। बट हमारी बॉडी में जो होता है वो ज्यादा रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर मिलता है, क्योंकि रिंग फॉर्म जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू लीनियर फॉर्म से। अब हम राइबोज सुगर एंड डीऑक्सी राइबोज सुगर के डिफरेंस देख लेते हैं। दोनों में जो होता है वो तुम्हें बीटा सुगर मिलता है। बीटा सुगर का मतलब है कि फर्स्ट कार्बन पे जो OH ग्रुप है वो ऊपर होगा एंड H नीचे होगा। अगर फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप ऊपर है तो बीटा सुगर, अगर फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप नीचे
तो ये अल्फा शुगर होता है। तो न्यूक्लिक एसिड में जो होता है वो बीटा टाइप का शुगर मिलता है, चाहे राइबोज शुगर हो या डिऑक्सीराइबोज शुगर, दोनों तो न्यूक्लिक एसिड का ही है। तो दोनों में जो होता है बीटा शुगर मिलते हैं। बीटा क्यों? क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप, ऊपर H नीचे होता है, और सेकेंड कार्बन पे हम डिफरेंस देखते हैं राइबोज शुगर एंड डिऑक्सीराइबोज शुगर। राइबोज शुगर में सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप होता है, बट डिऑक्सीराइबोज शुगर में सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप नहीं होता है। तो राइबोज शुगर में सेकेंड कार्बन पे एक H होता है एंड एक OH ग्रुप होता है, बट डिऑक्सीराइबोज शुगर में सेकेंड कार्बन पे दोनों H ग्रुप ही होता है। नाम से ही देख लो, डिऑक्सीराइबोज शुगर, डी का मतलब होता है रिमूवल, मतलब राइबोज शुगर में से ऑक्सीजन का रिमूवल कर दो, तो हम इसमें सेकेंड पोजीशन से ऑक्सीजन का रिमूवल कर देते हैं। जब हम इसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल कर देंगे तो ये केमिकली इनएक्टिव होता है। हम राइबोज शुगर में सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप होता है, बट डिऑक्सी में सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप नहीं होता है। इसमें सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सीजन होने के कारण ये मोर ईएन एटम हो जाएगा। ऑक्सीजन मोर ईएन एटम है तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और O माइनस बन जाएगा, और O माइनस है तो वो केमिकली एक्टिव हो जाएगा। अब इसके पास कोई भी आके जुड़ सकता है। तो इस राइबोज शुगर का सेकंड पोजीशन जो होता है केमिकली एक्टिव होता है, बट डिऑक्सी राइबोज शुगर में तो कोई ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ये केमिकली इनएक्टिव। जो केमिकली ज्यादा एक्टिव होता है वो लेस स्टेबल होता है, जो केमिकली ज्यादा इनएक्टिव होता है वो मोर स्टेबल होता है। हम शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस के कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए, नाइट्रोजनस बेस में भी हमने कार्बन को रिप्रेजेंट 1 2 3 4 5 6 से किया है। शुगर का कार्बन रिप्रेजेंट करने के लिए हम 1 डैश 2 डैश 3 डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ओनली फॉर डिफरेंस। अब हम एनसीईआरटी में देखते हैं। एनसीईआरटी में 5.1.1 पे दे रखा है कि आरएनए के पास जो होता है वो एडिशनल OH ग्रुप होता है राइबोज शुगर में, बट डीएनए के पास नहीं होता है। एंड आरएनए में जो होता है वो तुम्हें यूरेसिल मिलता है थाइमीन के जगह पे। हम थाइमीन को हम 5 मिथाइल यूरेसिल भी कहते हैं। थाइमीन का केमिकल नेम, अदर केमिकल नेम 5 मिथाइल यूरेसिल भी है। हमने नाइट्रोजनस बेस देख लिया, पेंटोज शुगर देख लिया, अब हम फॉस्फेट ग्रुप देखते हैं। तो अब हम फॉस्फोरिक एसिड देखते हैं। H3PO4 को हम फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। एसिड है तो वो हमेशा H+ रिलीज करेगा। एसिड कभी भी OH- रिलीज नहीं करता है। अगर वो एसिड अगर H+ रिलीज किया है तो वहां पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो डीएनए और आरएनए दोनों में फॉस्फोरिक एसिड है, तो ये एसिड है तो H+ रिलीज करेगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि न्यूक्लिक एसिड निगेटिवली चार्ज होता है। ये H3PO4 का स्ट्रक्चर है। इसमें से हम H+ को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे O- बन जाएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पे। हमने देख लिया न्यूक्लिक एसिड के तीनों कंपोनेंट के बारे में, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट। अब हम देखेंगे कि इसमें बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, मतलब न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं। न्यूक्लिक एसिड में 2 टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। ऐसे याद रखना, नाइट्रोजनस बेस पहले पढ़ो, फिर पेंटोज शुगर, फिर फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के बीच में N ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, एंड फॉस्फेट ग्रुप एंड पेंटोज शुगर के बीच में फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होता है। इसको याद रखना, पी से पेंटोज, पी से फॉस्फो, पी से फॉस्फेट, मतलब इसमें फॉस्फो, यहाँ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड आएगा, और नाइट्रोजनस बेस में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आता है। हम देखेंगे कि ये जो बॉन्ड होता है वो किस कार्बन नंबर से जुड़ा हुआ होता है। तो ये मान लो ये हमारा नाइट्रोजनस बेस है, ये हमारा पाइरिमिडीन है, और ये हमारा पेंटोज शुगर है। तो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर जो होता है वो हमारा N ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ा हुआ होता है। पाइरिमिडीन में जो होता है वो तुम्हारा 1-1 लिंकेज होता है, बट हमारा प्यूरिन में जो होता है 1-9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। पेंटोज शुगर का 1 और प्यूरिन का 9 नंबर, 1-9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये सब बायोमोलिक्यूल में स्ट्रक्चर में देखेंगे। बोला था ना प्यूरिन छोटा पैक बड़ा धमाका, तो ये अपने लास्ट नंबर से जोड़ता है पेंटोज शुगर के साथ। एंड पाइरिमिडीन जो होता है वो बड़ा है, सुस्त रहता है, वो अपना फर्स्ट नंबर कार्बन से ही जुड़ जाता है। तो हमने ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज तो समझ लिया। अब हम फॉस्फोएस्टर बॉन्ड देखते हैं कि पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में कितने नंबर कार्बन के बीच में बॉन्डेज होता है। तो हमने कहा था कि फॉस्फोरिक एसिड है तो हमेशा H+ रिलीज करेगा, तो हमारा एसिड जो है वो H+ रिलीज करेगा, और पेंटोज शुगर जो होता है वो OH रिलीज करेगा। कभी मत करवाना कि तुम एसिड से OH रिलीज करवा दे रहे हो, तो यहाँ से हमारा वाटर रिमूव हो जाएगा। एसिड से H और शुगर से OH, HOH रिलीज होके वाटर रिमूव हो जाएगा। वाटर रिमूव होके यहाँ पे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनता है, मतलब फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनने के लिए एक वाटर रिमूव होता है।
पेंटोज शुगर से हमारा नाइट्रोजनस बेस भी जुड़ता है एंड हमारा फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ता है। पेंटोज शुगर का फर्स्ट कार्बन से जो होता है नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है एंड पेंटोज शुगर का लास्ट फिफ्थ कार्बन से जो होता है फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। ऐसे याद रखना, स्टार्टिंग में नाइट्रोजनस बेस पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग 1 नंबर है एंड पेंटोज इसका लास्ट नंबर 5 नंबर, लास्ट में इसका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, ये सिर्फ ओनली याद करने के लिए। तो इसका 5th नंबर से ये जुड़ता है। एनसीईआरटी में 5.1.1 पे दे रखा है कि हमारा पेंटोज शुगर से जो होता है नाइट्रोजनस बेस 1 प्राइम से जुड़ता है, ये 1 प्राइम लिखा हुआ है। फिर हमारा जो होता है फॉस्फेट ग्रुप 5 प्राइम से जुड़ता है, 5 डैश से जुड़ता है। हमने बॉन्ड तो देख लिया, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कैसे बनते हैं। अब हम देखेंगे कि प्यूरीन पायरिमिडीन के बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं। प्यूरीन एंड पायरिमिडीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। एडेनिन के सामने थाइमीन होगा, वो 2 बॉन्ड से जुड़ता है। ग्वानिन के सामने साइटोसिन होता है, ये 3 बॉन्ड से जुड़ता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन थाइमीन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। हमेशा याद रखना, प्यूरीन जब पायरिमिडीन से जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा। प्यूरीन कभी भी प्यूरीन से जुड़ नहीं सकता, पायरिमिडीन कभी भी पायरिमिडीन से जुड़ नहीं सकता है। जैसे ये हमारा प्यूरीन हुआ, पायरिमिडीन हुआ, प्यूरीन के सामने पायरिमिडीन, एडेनिन के सामने थाइमीन है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा एंड साइटोसिन के सामने ग्वानोसाइन है तो ये हमारा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा। हम न्यूक्लिक एसिड के 3 कंपोनेंट देखे थे, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप। हम देखेंगे कि जब नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर जुड़ता है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है और जब नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप तीनों जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। मतलब जब हमारा नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर तो न्यूक्लियोसाइड, और जब हम इसी न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देंगे तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। हम पहले डीएनए का देख लेते हैं, फिर आरएनए का देख लेंगे। जब हमारा एडेनिन में डीऑक्सीराइबोज शुगर जुड़ता है तो डीऑक्सी एडिनोसाइन बनता है। हमेशा याद रखना, प्यूरीन के लास्ट में आइन आता है, पायरिमिडीन के लास्ट में डाइन आता है। तो हमारा जब साइटोसिन में डीऑक्सीराइबोज शुगर जुड़ता है तो डीऑक्सी साइटिडीन आएगा। वैसे ही हमारा जब ग्वानिन में डीऑक्सीराइबोज शुगर जुड़ता है तो डीऑक्सी ग्वानोसाइन आएगा। मतलब प्यूरीन के लास्ट में आइन आता है, पायरिमिडीन के लास्ट में डाइन आता है। तो हम देख लेते हैं डीएनए में ही जब हम न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा तो हमारा न्यूक्लियोटाइड बनेगा तो क्या कहेंगे उसको। जब हमारा डीऑक्सी एडिनोसाइन में फॉस्फेटिक एसिड जुड़ेगा तो डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट होगा। अब ये तीनों का तुम बताना कि क्या होगा। सोम हम आरएनए का देख लेते हैं। जब हमारा एडेनिन में राइबोज शुगर जुड़ता है तो एडिनोसाइन बनता है तो हमारा न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएगा, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट हो जाएगा। अब पायरिमिडीन का देख लेते हैं। साइटोसिन में जब हमारा राइबोज शुगर जुड़ेगा तो साइटिडीन बनेगा। प्यूरीन के लास्ट में आइन आता है, पायरिमिडीन के लास्ट में डाइन आता है तो हमारा न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएगा, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। ये एनसीईआरटी में 5.1.1 पे दे रखा है कि एडिनोसाइन, डीऑक्सी एडिनोसाइन, ग्वानोसाइन, डीऑक्सी ग्वानोसाइन, मतलब आरएनए का दे रखा है, डीएनए का दे रखा है। डाइन बोला ना, साइड मतलब पायरिमिडीन के लास्ट में डाइन आता है एंड प्यूरीन के लास्ट में आइन आता है। अब हम चारगाफ रूल के बेसिस पे वॉटसन एंड क्रिक ने बताया कि डीएनए की बेस पेयरिंग जो होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है। यहाँ पे दे रखी है 5.1.1 पढ़ोगे उसी में दे रखा, वही देख रहे हैं पूरा। और एनसीईआरटी में देखते हैं चारगाफ जो है वो तुम्हें प्यूरीन एंड पायरिमिडीन का अमाउंट जो होता है कांस्टेंट होता है, इक्वल 1 होता है। मतलब A प्लस G बाई C प्लस T इक्वल टू 1 होता है। प्यूरीन बाई पायरिमिडीन इक्वल टू 1 होता है। इन्होंने डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए बोले थे। चारगाफ रिजल्ट के बेसिस पे वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए की बेस पेयरिंग के बारे में बताए थे।